नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 इस टॉपिक तक बात कर लिया है। अब हम चलेंगे उसके आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कहीं भी किसी ग्रुप में आप हैं या अपने फ्रेंड्स को भी रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर रिफ़र कर दें। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो PDF है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पूरी जो बुक है पूरा PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बुक का PDF है। बाकी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी PDF बाद में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में। ये जो समझौता है 4 सितंबर 2021 को हुआ है नई दिल्ली में। किसके किसके बीच? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह। आप जानते हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। ठीक है, तो गृह मंत्री, इसीलिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में या कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में जो कुछ उग्रवादी समूह हैं उनके बीच में ये समझौता हुआ है। यहाँ देखिए, ये है, वहाँ पर 5 उग्रवादी समूह थे, उनके बीच उनके जो प्रतिनिधि थे उनको मिला करके ये समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या बातें थी? यहाँ पर ये पीटी के लिहाज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये 5 जो इंसर्जेंसी ग्रुप हैं उनके बारे में दिया गया है। ये जो ग्रुप हैं हमेशा से मांग करते रहे हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। ठीक है, किस बात की मांग करते रहे हैं? एक अलग स्टेट की, राज्य की मांग करते रहे हैं। तो अब ये समझौता हो गया है कि ये लोग अलग राज्य की मांग नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हिंसा का रास्ता छोड़ करके ये विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में ये आता है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जो है वो मध्य असम में स्थित एक जिला है। कार्बी आंगलोंग क्या है? एक जिला है। यहाँ पर कई एथनिक ग्रुप रहते हैं, जैसे कि कार्बी, डिमाशा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा। तो आपसे प्री में यहाँ से ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बनता है कि जनजाति दे देगा एक तरफ और एक तरफ मिलाने को दे देगा कि जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये जो कार्बी आंगलोंग है, यहाँ पर कोई एक जनजाति नहीं, ये कई जनजातियों का मिलन बिंदु है। देख रहे हैं ना, ये कुकी वगैरह नागालैंड में मिलती है, तो ये यहाँ पर भी कार्बी आंगलोंग में मिलती है। ठीक है, इतनी सी बात। अब इसको आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा आप देख रहे होंगे, ये असम का मैप है। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, एक मिनट, ये है अरुणाचल प्रदेश, और इधर नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है। ठीक है, और इधर भूटान है। यहाँ देखेंगे आप तो ये मिलेगा कार्बी आंगलोंग। ये है ईस्ट कार्बी आंगलोंग और ये है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। तो इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलती थी। तो वहाँ के जो इंसर्जेंसी ग्रुप हैं उन सभी ने क्या किया? समझौता कर लिया। अब यहाँ पर असम के बारे में हम कुछ और बातें देख लेते हैं। असम के नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। असम के जो नेशनल पार्क हैं वो 7 नेशनल पार्क आप यहाँ देख रहे होंगे। पहला तो काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नामेरी, चौथा राजीव गांधी या उरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा और रायमोना, और लास्ट है दिहिंग पटकाई। ये जो छठा और सातवां है ये तो अभी बनाया गया है कुछ समय पहले। ठीक है, 2021 का मान सकते हैं। और अगर आप इनको मैप में याद रखना चाहें तो ऐसे है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो रायमोना यहाँ पर है, फिर मानस मिलेगा, फिर ओरांग, फिर नामेरी, फिर यहाँ पर काजीरंगा, और फिर ये है दिहिंग पटकाई और डिब्रू सैखोवा। तो ये एक इसका क्रम बनता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। अभी आर ओ का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें कई क्वेश्चन यहाँ से जो आप पढ़ चुके हैं ना वहाँ से भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य, आप जानते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमने पहले बात किया है वीडियोज़ में। इसी तरीके से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं वो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसी के लिए सूचकांक तैयार किया गया है, डैशबोर्ड तैयार किया गया है 2021-22 के लिए। अब इसमें क्या बातें हैं? इसमें है 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इन्होंने SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में ये सूचकांक जारी किया है। संस्करण, ये पहला संस्करण है।
अब इसको समझ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से ज़िले हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्य शामिल हैं। 8 राज्य कौन कौन से हो गए? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इसके अलावा त्रिपुरा। तो इस तरीके से 8 राज्य, 7 तो हो गए 7 सिस्टर्स, और इसमें सिक्किम को ऐड कर दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं मेन पॉइंट पर जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सूचकांक में आप देखेंगे कि जो पूर्वी सिक्किम जिला है ना, पूर्वी सिक्किम जिला ये टॉप पर है। टॉप पर होने का क्या मतलब है कि एसडीजी के लक्ष्य को हासिल करने में ये ठीक काम कर रहा है। और सेकेंड पोजीशन पे जो है वो कौन है? गोमती और उत्तरी त्रिपुरा, ये सेकेंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो एक तो ध्यान ही रखना है पूर्वी सिक्किम जिला जो कि प्रथम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ देखेंगे तो इसमें नागालैंड जो है, नागालैंड का किफरे जो जिला है वो अंतिम स्थान पर है एसडीजी के लक्ष्य को हासिल करने में। अगर आप देखेंगे इसमें स्टेट की कैटेगरी में, ठीक है, हालांकि हम जिले की बात कर रहे हैं, तो सिक्किम और त्रिपुरा के जो जिले हैं, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले वो सब किस में हैं? अग्रणी श्रेणी में है। यहाँ पर जो कैटेगरी बनाई गई है ना, वो बनाई गई है अग्रणी, एस्पायरेंट, अचीवर, इस तरीके से बनाई गई है। तो सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी जिला जो है वो एस्पायरेंट और अचीवर में अभी शामिल नहीं है। अचीवर में तो भारत का कोई भी जिला शामिल नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं हो रही। अगर आप पूरे इंडिया का भी लेंगे ना, तो कोई भी जिला अभी तक एसडीजी के सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बात नॉर्थ ईस्ट के लिए भी लागू होती है। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम की राज्य मछली के बारे में। सिक्किम सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया जिसमें कॉपर महासीर जिसे स्थानीय रूप से हम कैटली भी बोलते हैं, इस मछली को राज्य मछली घोषित किया है। देखिए अधिसूचना, आप जब मेंस देंगे तो वहाँ पर जो हिंदी का पेपर होता है उसमें अधिसूचना के बारे में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मछली है अधिसूचना इसे ही कहते हैं, जो कि जनता के लिए जारी की जाती है कोई सूचना। तो कॉपर महासीर या कैटली, तो दो नाम इसका है, ध्यान रखना है। इसे राज्य मछली का दर्जा या घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम आप यहाँ देख सकते हैं, नियोलिसोचिलस। ठीक है, नियोलिसोचिलस, और हेक्सागोनोलैपिस, ये इसका नाम है। और ये जो मछली है ये तीस्ता नदी और उस जो रंगित नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ, वहाँ पर ये पाई जाती है। अगर आयुषियन की बात करेंगे तो आयुषियन ने इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, लुप्त प्राय श्रेणी में, मतलब अभी लुप्त नहीं हुई है लेकिन खतरा बरकरार है। आयुषियन की बात आ गई तो आयुषियन के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर जूलियन हैक्सले। कब फाउंड किया गया था? तो 1948 में इसे फाउंड किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। इसका सीईओ फिलहाल अभी कौन है? तो ब्रूनो ओब्रेल है, ब्रूनो ओब्रेल। और मोटो क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। बस इतना ध्यान रखना है। और आईयूसीएन आप जानते हैं कि रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट जारी करती है, जिसमें जो भी फ्लोरा एंड फौना है, मतलब पशु और पौधे, पशु जीव जंतु और पौधे, इन सब को इतनी कैटेगरीज में वो बांटती है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं जिनको नॉट इवेलुएटेड, मतलब उनका इवेलुएशन नहीं किया जाता, और जिनका इवेलुएशन किया भी जाता है तो कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में डेटा पूरा नहीं है, डेटा डेफिशिएंट है, मतलब कि डेटा का अभाव है। इसके अलावा जिनके बारे में डेटा उपलब्ध है तो उनको इतने कैटेगरीज में रखा जाता है। लिस्ट कंसर्न का मतलब वो, अभी जैसे मान लीजिए कौवा है, तो कौवा की संख्या इतनी ज़्यादा है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिस्ट कंसर्न। नियर थ्रेटेंड मतलब उसके ऊपर खतरा आने वाला है। वल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, मतलब अब जंगल में विलुप्त हो गया है, चिड़ियाघर वगैरह में देखने को मिलेगा। और एक्सटेंट का मतलब पूरे पृथ्वी से ही वो गायब हो चुका है, ना तो जंगल में है और ना ही चिड़ियाघर में है। तो इस तरीके से आईयूसीएन इतनी कैटेगरीज में फ्लोरा एंड फौना को लिस्ट में सूचित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 के बारे में है। ये जो पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है 25 जून 2021 को। किसके द्वारा? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। चूंकि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और चूंकि शहर की बात हो रही है तो शहर के लिए एक अलग मंत्रालय है, वो ये है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे राज्य कैटेगरी में, तो राज्य कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है। अगर पूरे स्टेट के बारे में आप देखेंगे तो स्टेट में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ और मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस अवार्ड के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया। और जब सिटी की बात आती है तो सिटी में दो सिटी को ये यहाँ पर देखेंगे इंदौर और सूरत, इनको संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। इस बार दोनों ही इंदौर और सूरत एक साथ, ठीक है। और 2019 में आप देखेंगे तो केवल सूरत ही एकमात्र विजेता था, लेकिन इस बार जो है वो इंदौर भी आ गया। अगर यूटीज की बात करेंगे तो यूटीज में चंडीगढ़ को विजेता घोषित किया गया है। और जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको? अहमदाबाद को। और इसके बाद आता है वाराणसी और फिर रांची। वाराणसी हो गया सेकेंड नंबर पे और रांची हो गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। ये आप जानते हैं कि जो पाम ऑयल होता है वो हमारे देश में उपभोग के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया जो है बहुत बड़ा एक खाद्य तेलों का आयातक देश है। और जो हमारी सरकार है, चूँकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो हम विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए खाद्य तेल में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। इस वजह से 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई और कहा गया कि भारत में ही क्यों ना खाद्य तेल या जो पाम ऑयल होता है उसको हम प्रोड्यूस करें। इसका पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये होगा कि जो पाम का पेड़ होता है उसकी खेती को बढ़ाना। अभी जो है हमारे देश में देखिए 2025-26 तक टारगेट रखा गया है कि 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित किया जाए और अंततः इसे बढ़ा करके कितना करना, 10 लाख हेक्टेयर करना। पहले तो 6.5 लाख बढ़ाएंगे और फिर फाइनली कितना बढ़ाना है, 10 लाख हेक्टेयर तक करना, ठीक है। और उत्पादन जो है कच्चे ताड़ तेल का, क्रूड पाम ऑयल का, ये अभी हम जो पाम ऑयल है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में ही ये जो पाम ऑयल है इसका उत्पादन हो और 2025-26 तक ये 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक प्रोडक्शन को पहुंचाना। तो इतना टारगेट रखा गया है कि 2025-26 तक 11.2 लाख टन हो जाए और 2029-30 तक कितना हो जाए, 28 लाख टन हो जाए। अगर आप आर का भी पेपर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए इतना ध्यान रखना इस पाम ऑयल मिशन में। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। देखिए ये यूपीपीसीएस 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा अगर आपने दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस मैगजीन में इस कानून के बारे में जो प्रावधान है उनको नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसलिए जब मैं स्पेशल पढ़ाऊँगा ना, यूपी का स्पेशल करेंट अफेयर्स जहाँ पर होगा वहाँ पर इसके प्रोविज़न सहित हम देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपको पीटी के लिए कोई फैक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि जो 2021 में पेपर में पूछा गया था ना वो पॉइंट भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क को 14 अगस्त 2021 को पंजाब के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्होंने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क इसका इन्होंने इनाग्रेशन किया, उद्घाटन किया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। ये जो पार्क है पंजाब के अमृतसर ज़िले में है, वहाँ पर एक पार्क है आनंद पार्क, ठीक है, रणजीत एवेन्यू में है अमृत आनंद पार्क, वहाँ पर इस पार्क को बनाया गया है। देखिए ये अमृत आनंद पार्क अलग हो गया, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना शताब्दी स्मारक पार्क, ये अलग है, तो उसी के भीतर ये बनाया गया है, इतना ध्यान रखना। और इसमें क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की भी स्थापना की घोषणा किया था। और इसमें एक देखेंगे तो आप 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है, इमेज देख लीजिए याद हो जाएगा। ये तो उद्घाटन समारोह का हो गया, यहाँ पर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह है और नीचे देखिए तो ये है 5 पिलर्स, इसमें आप देख रहे होंगे है ना, संगमरमर के बने हुए हैं, 1 2 3 4, एक उधर साइड में है 5, ठीक। और अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो अमृतसर की घटना हुई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए स्टैटिक पार्ट।
रॉलेट एक्ट 1919 में आया। रॉलेट एक्ट का जो वास्तविक नाम है वो रॉलेट एक्ट नहीं है, बल्कि द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, 1919। और पॉपुलरली हम इसको क्या जानते हैं, लोकप्रिय रूप से इसको हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। बाकी इसका जो एक्चुअल नाम है वो ये है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, क्यों 1919 में ही क्यों आया? देखिए 1917 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं सेडिशन कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन था? सिडनी रॉलेट। इसी के नाम पे ये बन गया था रॉलेट एक्ट। इसने क्या किया, इसने जो रिकमेंडेशन दिया उसे रिकमेंडेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया। इस क्या क्या रिकमेंडेशन इसने दिया था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में रखा जा सकता है, इसमें कोई अपील नहीं किया जा सकता, आपको कोई वकील भी नहीं मिलेगा, कोई दलील आपकी नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम कहा गया, आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, 1919 में इसे पारित किया गया था। पर्पस क्या था कि उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका दमन करना। ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो बहुत ज़्यादा, जो अंग्रेज़ थे, जो दुष्ट अंग्रेज हुआ करते थे या अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उनकी हत्या कर रहे थे। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो फिर फाइनली गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्य जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमा सोमानी, बीजी हार्निमैन, ये सभी लोग थे। और इसमें होम रूल लीग जो कि तिलक और एनिबेशन ने चलाया था, उसके भी मेंबर इसमें शामिल हुए थे। अब जब ये कानून आता है तो आप देखें यहाँ पर, तो इसी की काफ़ी जगह पर हमारे देश में विरोध शुरू होता है। और इसी विरोध में पंजाब में जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिमाचल के धर्मशाला में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 10 अप्रैल 1919, मतलब 3 दिन पहले। तो इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित हुई और बैसाखी का त्यौहार भी था, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और फिर फाइनली काफ़ी चीज़ें उसके बाद देखने को मिलती है जो हमारे, और ध्यान रखना इसमें हंसराज नामक एक जो भारतीय था उसने जनरल डायर का सहयोग भी किया था। ठीक है, फाइनली इसके विरोध में जो शंकरन नायर थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे त्यागपत्र किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? इन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, सर की उपाधि। और सरोजनी नायडू कैसरी हिंद, नहीं सरोजनी नायडू नहीं, बल्कि ये तो महात्मा गांधी की बात हो रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई हंटर की अध्यक्षता में, इसीलिए हम इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। एक हंटर कमीशन 1882 में था, वो एजुकेशन के लिए था, शिक्षा के लिए। और यहाँ पर यह हंटर जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हंटर कमेटी बनी उसने, ये जो आयोग बना था 1 अक्टूबर 1919 को बना था। इसमें 8 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 8 मेंबर, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। पांचों अंग्रेज का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन 3 भारतीयों का नाम जरूर याद रखना। सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 भारतीय हैं जो इस हंटर कमेटी में शामिल थे। जो जनरल डायर था उसको हंटर कमेटी के सामने बुलाया गया और उससे पूछा गया, कई सवाल पूछे गए। तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ये मेरा काम है, मैंने किया। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हें गोली चलाना ही क्यों ठीक लगा? तो उसने कहा कि अगर गोली हम नहीं चलाते तो ये लोग चले तो जाते हमारे कहने से, लेकिन फिर ये आते और हमारा मजाक उड़ाते, और मैं हंसी या मजाक का पात्र बनना नहीं चाहता था। फिर उससे पूछा गया कि तुमने गोली चलाने के बाद जो लोग घायल थे उनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? तो हंटर ने कहा ये मेरा काम, सॉरी, जनरल डायर ने कहा कि वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उसे तो एक तरीके से अंग्रेजों ने सम्मानित ही किया। अब इसके बाद क्या होता है? तहकीकात कमेटी बनती है, ये कांग्रेस की ओर से बनाई गई, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, और ये तहकीकात कमेटी बनी, कांग्रेस ने बनाई थी। ठीक है, और इसमें कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, और इसमें महात्मा गांधी सदस्य के रूप में कौन कौन है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, चित्तरंजन दास और पुपुल जयकर। तो ये हो गए इसके मेंबर। ठीक है, तो इतना सा पॉइंट बहुत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये है जनरल डायर, जिसको हम रेजिनाल्ड डायर या जनरल डायर कह सकते हैं, और ये है माइकल डायर। अब इनमें अंतर समझ लीजिए। इसी को, इसका निक नेम क्या है? बुचर ऑफ अमृतसर, मतलब जो अमृतसर में नरसंहार हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? रेजिनाल्ड डायर।
ये जो माइकल ओ डायर है उस समय पंजाब का गवर्नर है। ठीक है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? रेजिनाल्ड डायर ने। पंजाब का गवर्नर अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जिम्मेदार है। तो जो ऊधम सिंह हमारे थे, ऊधम सिंह ने किसको मार दिया? इसको मारा। किसको? जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। ध्यान रखना, जनरल डायर को उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने किसको मारा था? जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, माइकल ओ डायर। तो नाम दोनों में, हिंदी में तो हम डायर डायर बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो डायर कौन है। ये माइकल ओ डायर है जो उस समय पंजाब का गवर्नर है। ठीक है, बाकी ये तो ब्रेन हैमरेज से मरा था जो रेजिनाल्ड डायर है। ब्रेन हैमरेज का मतलब जो दिमाग की नसें होती हैं वो फट जाती हैं। ठीक है, कैस्टन हॉल में जो हमारे ऊधम सिंह हैं उन्होंने मार दिया था लंदन में। ऊधम सिंह के बारे में आप देख सकते हैं, इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम क्या है? बचपन का नाम शेर सिंह था। 1899 1899 में इनका जन्म हुआ था। जब इन्होंने हत्या कर दिया था माइकल ओ डायर की, और इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने नाम अपना बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। एक ऐसा नाम इन्होंने बताया जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। फिर फाइनली 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी पे लटका दिया गया। जो पंजाब का गवर्नर था उस समय, उसको मारने के जुर्म में। ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे? तो गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में HSRA बोलते हैं। पहले ये HRA थी, अब बन गई HSRA। ठीक है, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, इन 3 संगठनों से भी ये जुड़े थे। तो आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, अब आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 10 अगस्त 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। कहाँ से किया? महोबा से वर्चुअली किया है। ठीक है, और इसमें टारगेट क्या है कि 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन दिया जाए जो कम आय वाले ग्रुप हैं और जो पहले चरण में शामिल नहीं थे। ध्यान रखा इसमें जाएगा कि जो हमारे माइग्रेटरी जो लेबरर्स हैं ना, जो माइग्रेट करके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनको ध्यान रखा जाए, इसमें उन्हें मिले इसका लाभ। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके बारे में अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 से, बलिया उत्तर प्रदेश से। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले टारगेट था कि 5 करोड़ लोगों को LPG दिया जाएगा, लेकिन फाइनली इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 8 करोड़ तक टारगेट किया गया। और जो 8 करोड़वा जो कनेक्शन था वो औरंगाबाद में, औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में वितरित किया गया। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसी का ये दूसरा चरण है। नेक्स्ट है शून्य अभियान। ये जो शून्य अभियान का संबंध किससे है? तो शून्य अभियान का संबंध है कि जो गाड़ियां हैं ना, उन गाड़ियों से प्रदूषण जो है वो बिल्कुल जीरो हो। तो एक तरीके से शून्य कैंपेन को आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कितना हो जाए? जीरो हो जाए। बस इतना सा आप ध्यान रखना, शून्य अभियान। क्लियर? नेक्स्ट है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 5 अगस्त 2021 को एक विधेयक लाया गया और इस विधेयक को पारित भी किया गया कि लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, सिंधु नदी के नाम पर। और देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। 750 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम। ये एक कॉरपोरेशन है, मतलब एक कंपनी की तरह है, एजेंसी की तरह है। इसका काम क्या होगा? लद्दाख में इंफ्रा का डेवलपमेंट करना और संरचना के विकास के लिए इस कॉरपोरेशन को बनाया गया है। बाकी आप यहाँ छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट है उमलिंग ला दर्रा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। उमलिंग ला दर्रा 4 अगस्त 2021 को हमारे जो BRO है उसने एक नया कीर्तिमान बनाया। कीर्तिमान क्या है कि इसने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण किया और ये अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, मतलब उस पर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। कितनी ऊंचाई पर है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो सड़क है वो हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। जो हिमांक प्रोजेक्ट है उसका काम क्या है? हिमांक प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो लद्दाख में सड़क और संरचना के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट हिमांक चलाया जा रहा है BRO के द्वारा। ठीक है, आप जानते हैं कि चाइना कितना एग्रेसिव है, तो अगर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं होगा
तो कैसे हम उससे निपट पाएंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट हिमांक वगैरह चलाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उमलिंगला जो दर्रा, इसके पास जो सड़क है वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। अभी तक जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी वो बोलीविया में थी 18,953 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी। 31 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई। उसमें कहा गया कि जो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है, वो क्या होगा, लद्दाख का राज्य पशु होगा, स्टेट एनिमल होगा। और काली गर्दन वाला जो सारस है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये लद्दाख का राज्य पक्षी होगा। तो ध्यान रखना इतना, लद्दाख का जो राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, वो क्या होगा, हिम तेंदुआ। और काली गर्दन वाला जो सारस है वो लद्दाख का राज्य पक्षी होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ई रूपी के बारे में है। ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन। देखिए ये क्या है, ई रूपी एक कैशलेस ट्रांसफ़र, मतलब कि पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए इसे शुरुआत किया गया है। ये बिना नेट के भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो बेसिक फीचर फ़ोन होते हैं ना, उनके माध्यम से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पीटी के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, ई रूपी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें है, सहकारिता मंत्रालय का गठन। लेकिन इसको हम इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इसमें हम मुझे कुछ और भी चीज़ें आपको बतानी होंगी सहकारिता से रिलेटेड। तो आधी अधूरी जानकारी से तो काम चलना नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।